द ड्रीम ऑफ यूनाइटेड इंडिया बाय आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल के जीवन के बारे में और जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर सुरभि पांडे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार। आपका स्वागत करते हैं और साथ ही ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं जय वसावड़ा जी। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप गुजराती प्रिंट मीडिया के लोकप्रिय युवा लेखक हैं, बहुत सी किताबों की आपने रचना की है और सरदार पटेल पर आपकी जो किताब आधारित है उसका शीर्षक है सुपर हीरो सरदार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। स्वागत है आपका सर डीडी मॉर्निंग शो में। तो सबसे पहले प्रोफेसर सुरभि, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब भारत जो अंग्रेजों के अधीन था तो उस वक्त के सरदार पटेल के जो जीवन और व्यक्तित्व के बारे में आप हमें कुछ बताइए। जैसा कि हम जानते हैं कि आज 31 अक्टूबर को हम भारतीय एकता दिवस मना रहे हैं और ये दिन जो है वो डेडिकेटेड है सरदार पटेल जी के लिए। सरदार पटेल जी का नाम जैसे हम सब जानते हैं वल्लभ भाई जावेरी पटेल 31 अक्टूबर 1875 में नाडिया गांव गुजरात में हुआ। यदि हम उनके बचपन से आज तक की उनकी एक जर्नी देखें, एक जीवन, तो बचपन से ही वो एक सेल्फ रिलायंट जिसे हम कहते हैं ना, स्वधाय की बात करते हैं कि बचपन से ही उनमें ये चीज़ थी, एक लीडर कि अपनी पढ़ाई से लेके आगे तक की भविष्य का सारी चीज़ें उन्होंने ज़िम्मा खुद उठाया। और 10वीं मैट्रिकुलेशन के बाद उन्होंने ये सोचा कि मुझे इंग्लैंड जाके बैरिस्टर बनना है और उसके लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत के साथ, किताबें नहीं होती थी, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती थी, तो कुछ लॉयर से किताबें लेके उन्होंने पढ़ाई करके वो इंग्लैंड की जर्नी बैरिस्टर बन के वापस आना और अहमदाबाद में एक प्रतिष्ठित लॉयर के तहत काम किया उन्होंने। वो एक क्रिमिनल लॉयर थे और उनके जजमेंट और सारी चीज़ें आज भी लोग याद करते हैं। तो उनकी कार्यशैली और उनके जीवन से हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले पुरुष, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ही सिर्फ उन्होंने अपना योगदान नहीं दिया, जैसे कहते हैं एकता दिवस, एकीकरण इतने राज्यों का और राजवाड़ाओं का, प्रिंसली स्टेट्स का, 560 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट का उन्होंने एकीकरण किया, यूनिफाइड। तो ये इतना आसान काम नहीं है जितना हम इसे कह रहे हैं। बिल्कुल। और इसको समझना और किस तरीके से आज जो हम एक भारत का नक्शा एक भारत की तरह देखते हैं और उसे एक सपने को, उस ड्रीम को अपने सामने देखना, नहीं तो आप सोचिए कि मुझे दिल्ली से जयपुर जाने के लिए भी एक वीज़ा या पासपोर्ट लेना पड़ता। तो ये चीज़ें यदि हम देखें, उन्होंने जो काम किया है ये अनकम्पेरेबल है, इसको आप किसी और चीज़ से कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक दृढ़ निश्चय, दूरभाषिता जिसे हम कहते हैं, दूरदर्शन और एक समक्ष जो कहते हैं ना, एक एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, बहुत ही प्रशासनिक चीज़ें यदि हम उनकी देखें तो बहुत दृढ़ निश्चय के साथ काम करते थे। तो शायद इसीलिए आज के दिन को हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, जिससे चर्चित बहुत सारी ऐसी सत्याग्रह और ऐसे बहुत सारे मूवमेंट भी हैं जिन्हें हम आगे और डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। लेकिन यदि उनकी पूरी मैं जीवन शैली को देखती हूँ तो उनसे बहुत सारी इंस्पिरेशन हमें मिलती है, स्पेशली युवाओं को, कि किस तरीके से आपको दूरभाषी होना है, किस तरीके से एक दृढ़ निश्चय के साथ, एक इंटीग्रिटी के साथ आपको अपने कार्य को करना है, कर्तव्य निष्ठा के साथ किसी चीज़ को परिपूर्ण करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आपने हमें सरदार पटेल के मजबूत व्यक्तित्व के बारे में बताया, तो हम जय सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि सरदार पटेल पर आपकी जो पुस्तक आधारित है सुपर हीरो सरदार, उसमें सरदार पटेल के जीवन से जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनकी आपने बातचीत की है? जी, ये किताब सुपर हीरो सरदार काफी सारी उनकी प्रतियां भी बिक चुकी है। मैंने युवाओं को ध्यान में रख के ये किताब लिखी थी। तो सुपर हीरो नाम भी इसलिए दिया गया क्योंकि आयरन मैन जो मार्वल के हीरो थे वो बड़े प्रसिद्ध हो चले थे अब युवा पीढ़ी में। तो मुझे लगा कि हमारे असली आयरन मैन तो ये नहीं है, टोनी स्टार्क नहीं है, ये तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार पटेल ने जो काम किया वो इतना बड़ा काम किया है कि आप जैसे सुरभि जी ने बताया, कंपेयर ही नहीं कर सकते। हम छोटे थे तो किताबों में पढ़ते थे कि भाई भारत के बिस्मार्क माने जाते हैं, लेकिन जब बड़े हुए बिस्मार्क के बारे में सुना तो वो जर्मनी के प्रिंस थे जिन्होंने एक ही संस्कृति, एक ही भाषा, एक ही परिवेश के कुछ ही रियासतों को जोड़ा था, जबकि सरदार ने तो 540 से ज्यादा रियासतों को एक अखंड भारत के तौर पे जोड़ा था। जिसकी हम अभी बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो ये इंडियन सिविल सर्विस का जो नवीनीकरण किया वो भी सरदार पटेल ने किया। उन्होंने जो सत्याग्रह में, वो गुजरात में एक गांव है खेड़ा के पास बारडोली, और ये बारडोली गांव जो है वहां पे उन्होंने सत्याग्रह किया और वहां से उनको सरदार पुकारा गया, किसानों ने उनको सरदार पुकारा।
इसलिए सरदार नाम पड़ गया उनका। उनका नाम तो वल्लभ भाई था, क्योंकि उनका नेतृत्व इतना कुशल था, इतना सटीक था, इतनी सही तरीके से किया था। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी किताब बनाता हूं कि जिसमें विद्यार्थी अवस्था से लेकर उनकी वकालत से लेकर और एकीकरण से लेकर काफी सारे किस्से हो, सच मानो में, जिसका डॉक्यूमेंटेशन हो, जिसके पास हमारे पास प्रूफ हो, कहानियां नहीं लेकिन जिसको इतिहास कहा जाए। और सरदार पटेल के खुद के, उन्होंने कभी कोई अपनी किताब तो लिखी नहीं, लेकिन उनके बारे में राजमोहन गांधी जो दोहित्र थे महात्मा गांधी जी के, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी। और 2-3 किताबें गुजराती में है जिसमें उनके प्रवचन का संकलन है। तो उनमें से मैंने कोट्स निकाले, काफी सारे राष्ट्रीय एकता के बारे में, जीवन के बारे में, समझ के बारे में, समाज के बारे में, और वो सब इस किताब में रखा। तो लोगों को बड़ा पसंद आया। उसमें कुछ तस्वीरें भी है। आज भी बारडोली में एक सरदार पटेल का म्यूजियम है, वहां से मैंने वो तस्वीरें ली। वहां पे एक निरंजना बा, जो अब तो 85 साल की होने चली है, सरदार की गोदी में खेली थी, उन्होंने एक स्मारक बनवाया है वहां पे। और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने ये उद्घाटन किया था उस स्मारक का। और अभी वो निरंजना बहन का भी हमारे भारत के राष्ट्रपति ने एक अभिवादन किया था महिला शक्ति के तौर पे। उनके पिताजी ने ये पूरा जो स्वराज आश्रम है वो सरदार का बनाया था वहां पे। सरदार सबसे ज्यादा वहां पे ठहरे थे, दिल्ली में तो कम ठहरे थे, जब काम था तभी आए थे दिल्ली में, लेकिन सबसे ज्यादा अपने जीवन काल में वो वहां ठहरे थे। बैरिस्टर की भी बात हुई तो इस किताब में मैंने बड़ा विस्तृत ब्यौरा रखा है, कैसे वो पैदल चल के लाइब्रेरी तक जाते थे लंदन में। और बैरिस्टर तो काफी सारे नेता थे, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में काफी सारे नेता थे जो ब्रिटेन में जाके बैरिस्टर हुए, लेकिन सरदार अकेले ऐसे नेता थे जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुए और 6 महीने पहले उन्होंने अपनी डिग्री हासिल कर ली, जो तय समय सीमा थी। उनको मैजिस्ट्रेट के तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनवाइट भी किया था कि आप मैजिस्ट्रेट हो सकते हो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं वकालत करूंगा। फिर गांधी जी की बातें सुन के वो जुड़ गए उनके साथ, और फिर तो वो कोट वोट सब कुछ निकाल दिया। तो ऐसी बातें भी लिखी है, और जो उनके बचपन की बातें थी, जो बड़ी प्रेरणादायी है बचपन की बातें भी, वो भी इस किताब में। बिल्कुल। तो आपने सरदार पटेल के जीवन के पहलुओं को बहुत अच्छे से अपनी किताब में बताया है। तो प्रोफेसर सुरभि, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम में सरदार पटेल की क्या भूमिका रही, इस पर रोशनी डालिए। देखिए, जब हम अपने स्वतंत्रता की बात करते हैं तो गांधी जी का नाम आता है जी। और गांधी जी ने जो ये स्वराज का कार्य शुरू किया था, उन्हीं चीज़ों से कहीं प्रेरित होके सरदार पटेल जी ने भी इस आंदोलन में अपना एक मुख्य, बोलते हैं ना, एक मुख्य रोल प्ले किया उन्होंने। और जो पहला कार्य हम यदि देखें 1918 में, जैसा कि जय जी ने भी मेंशन किया कि खेड़ा में जो ये कर माफ़ करने का आंदोलन था, किसानों को उन्होंने किसानों का साथ दिया। कहीं ना कहीं वो गांधी जी से प्रेरित होके इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में, इस खेड़ा आंदोलन में उन्होंने साथ दिया और किसानों को कर माफ़ी से, यानी कि जो एक उनके ऊपर सूखा प्रेरित जो ये एक विलेज था, वहाँ पे उन्होंने किसानों को मदद की और कर से कहीं ना कहीं मुक्त कराया। तो ये सबसे पहला एक हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता में उनका एक योगदान यहाँ से शुरू हुआ। और जैसे कि पूरा भारतवर्ष और विश्व भी जानता है कि उनकी पहचान सरदार के नाम पे उनके एक दूसरे मूवमेंट और ऐसे ही आंदोलन से हुई, और उस आंदोलन का नाम है बारडोली आंदोलन, जहाँ पे उन्होंने किसानों का फिर से एक बार साथ दिया। और जो लगान और माफ़ीकरण में जो कर था 30% से 6%, और उसके बाद उसको कंप्लीट, जो कहते हैं ना, पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से कर माफ़ी लगान में उन्होंने एक अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और फिर उनका नाम सरदार के नाम से इस पूरे विश्व में जाना गया। तो ये एक 2 मूवमेंट हैं जो हम हमेशा हिस्ट्री में हमेशा याद करते हैं, इतिहास में। इसके अलावा यदि हम देखें तो कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ऐसे बहुत सारे सत्याग्रह आंदोलन, ऐसे बहुत सारे आंदोलन में सरदार पटेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि जय जी ने बताया कि सिर्फ जब हम यूनिफाइड यानी कि एकीकरण की बात करते हैं राज्यों की, प्रिंसली स्टेट की जी, तो वो एक पेचीदा हिस्सा था कि भारत स्वतंत्र हो रहा था 1947 में। और 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, क्या हम सच में स्वतंत्र हो रहे थे? क्या हम एक थे? ये एक का जो सपना था, ये जो ड्रीम था, शायद उन्होंने इस हम कहते हैं ना, अपनी स्वतंत्रता से पहले ही देखना शुरू कर दिया था और इसके लिए वो कार्य भी शुरू कर दिया था। और शायद इसीलिए जो कार्य उन्होंने पहले शुरू किया, इस कार्य के लिए उन्हीं को चुना गया, ऐसे कार्य के लिए जहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसे स्टेट्स थे, जैसे हम सभी जानते हैं हैदराबाद हो गया, कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें हो सकता था कि वीज़ा की ज़रूरत पड़ती कि इन देशों में हमारे ही जो आज प्रांत हैं उनमें जाने के लिए।
तो ये इतना आसान नहीं था। जहाँ पे उन्होंने सैन्य जो सेना होती है उनके तहत, सेना की कार्रवाई के तहत इन देशों को भी अपने में मिलाया, और इसके तहत उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का प्रस्ताव भी रखा। ऐसा नहीं है कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों के लिए हम आपका साथ देंगे और हम एक विश्व, एक परिवार की तरह रहेंगे। तो ये जो सपना आज हम देख रहे हैं जो साकार हुआ है कि एक विश्व, और जहाँ हम बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हम डेवलप नेशन की बात करते हैं, ये सपना जो साकार हुआ है उसमें सरदार पटेल जी की एक अहम भूमिका है। बिल्कुल। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक इंस्पिरेशन है वो आज की युवाओं के लिए भी। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट उन्होंने किए हैं, और जैसे जैसे हम शो में आगे बढ़ते जाएंगे और डिस्कशन को लेते रहेंगे। और जैसा कि आपने हमें बताया एक भारत का जो सपना है, अखंड भारत का सपना, इसके बारे में हम जय सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि सरदार पटेल का जो अखंड भारत का सपना था, बहुत से उन्होंने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए थे उसके तहत, उसके बारे में हमारे दर्शकों को और बताएं। आपको अगर भारत का इतिहास, हमारे युवा पीढ़ी के अगर वो गूगल पे भी जाए और चेक करे तो उनको पता चलेगा कि ब्रिटिश इंडिया का नक्शा काफी डिफरेंट था आज का जो नक्शा है उससे। क्योंकि ब्रिटिश के पास, अंग्रेजों के पास पूरा भारत नहीं था। काफी सारे राजाओं के साथ, नवाबों के साथ उन्होंने संधि करके रखी थी। तो तब वो पावरफुल थे, तो वो संधि चल रही थी। जब उन्होंने आजादी देने का निर्णय किया तब एक चाल भी चली उसके साथ। उन्होंने कहा कि एज इट इज हम भारत को छोड़ के चले जाएंगे। एज इट इज मानी कि जैसा हमने आए थे तब रहा था, ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। मानी पूरा भारत हमको देंगे नहीं। भारत आजाद होगा तो भारत आजाद होने के बाद जो लोग भारत को संभालेंगे उनको भारत को एक करना पड़ेगा। वक्त कम था और सरदार पटेल के ऊपर ये जिम्मेदारी थी, और वो पहले से भांप चुके थे। वो इतना विजन था उनके पास कि उनको पता था कि ये चैलेंज मेरे पास आएगी, मुझे ये चैलेंज से गुजरना होगा। तो उन्होंने अपना संपर्क व्यक्तिगत बनाए रखा। काफी सारे राजाओं को उन्होंने कन्विंस किया। हमारे गुजरात के भावनगर स्टेट है, उनके राजा महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी थे, वो सबसे पहले जुड़े सरदार के साथ। वो बाद में उस समय मद्रास प्रांत कहा जाता था, उसके गवर्नर भी बने और वो गांधीयन भी थे। तो उन्होंने प्रयत्न किए। तो सरदार ऐसे करते थे कि भी राजाओं का मान सम्मान भी रखते थे, जहां पे कुछ तरकीब निकालनी थी वो भी रखते थे, जिसको चाणक्य नीति कहा जाता है, साम दाम दंड भेद। तो सरदार अपने लिए तो कुछ नहीं करते थे। जब उनका देहांत हुआ तो उनके पास 300 से ज्यादा पर्सनल, जिसको कहा जाए, रुपये भी नहीं थे। और पुराने चश्मे पहनते थे, अपनी बेटी मणि बहन के काते हुए सूत के कपड़े पहनते थे। लेकिन उन्होंने पूरे खजाने जो महाराजाओं के थे वो हैंडल किए, देश की सुरक्षा के लिए हैंडल किए, उनको भी दिए और भारत राष्ट्र को भी दिए। तो ये उनकी इंटीग्रिटी थी। वो खुद के लिए कुछ नहीं चाहते थे, देश के लिए एक अखंड भारत चाहते थे जी। जैसे काफी सारी चीजों को उन्होंने टैकल किया। हैदराबाद के निजाम ने जब उनको कहा कि आपको पता है कि हमारे रजाकार कितने हैं और कितनी सड़कों पे आ जाएंगे, तो सरदार ने कहा कि आप किससे बात कर रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपके रजाकार सड़कों पे आएंगे तो हम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमारे पास भी सेना है, बिल्कुल, हम भी भेजेंगे अपनी सेना। जूनागढ़ के नवाब जो थे उनके पास तो जो आबादी थी जूनागढ़ स्टेट की, उसको तो भारत में जुड़ना था। तो सरदार ने वहां पे आरसी हुकूमत करके एक जन आंदोलन चलवाया। वहां पे सेना की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 95% आबादी ही जुड़ना चाहती थी भारत के साथ। तो आबादी की उनको एक पूरी लड़त चलाई। तो वहां पे एक डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया हैदराबाद से। और एक त्रावणकोर स्टेट था, त्रावणकोर स्टेट के महाराजा ने ऐसा कहा कि भाई मैं तो, उनको जुड़ना नहीं था, उनको अपना स्टेट खुद बनाना था। लेकिन कोई त्रावणकोर इतना बड़ा स्टेट बन नहीं सकता था, क्योंकि अब भारत का नक्शा देखे तो उसके बीच में कोई अगर दूसरा देश आ जाए तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने ये निकाली, तो महाराजा जो थे उन्होंने तरकीब ये निकाली कि भाई मैं तो भगवान पद्मनाभ का सेवक हूं और भगवान पद्मनाभ का ये राज्य है, तो मैं कैसे आपको साइन कर देता हूं। भगवान पद्मनाभ अगर साइन करे तो मैं कर देता हूं। तो सरदार मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं आपको मिलने के लिए इसलिए आया हूं कि कल सपने में मेरे भगवान पद्मनाभ आए थे और उन्होंने मुझे आज्ञा की कि आप ये राज्य भी ले ले भारत संघ के साथ, और जो महाराजा है वहां पे मेरे ट्रस्टी के तौर पे उनकी साइन करवाना। बिल्कुल जय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो अखंड भारत का सपना है वो पूरा होता नजर आ ही रहा है। और यहीं पे प्रोफेसर सुरभि, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कह के सम्मानित किया जाता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। आयरन मैन ऑफ इंडिया। यस जी। बहुत सारी चीज़ें हैं बचपन से लेके उनके, मैं कहूँ फिर से पूरे जीवन शैली को यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर कहीं वो उनके
चीज़ों में रिफ्लेक्ट होता था। बचपन में जब उन्हें चोट लगी, एक ऐसी ही मैंने कहानी पढ़ी उनके बारे में कि जब उनको चोट लगी तो वो चोट एक फोड़े में तब्दील हो गई और उस फोड़े को उन्होंने खुद एक लोहे से जला के, तो वो उस कष्ट को भी सह लेते थे। बट यदि हम बात करें आयरन मैन ऑफ इंडिया और लौह पुरुष की, तो बारडोली सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह था जहाँ पे किसानों के साथ उन्होंने साथ दिया और इस कर से जो हमें मुक्ति मिली उसके लिए वहाँ की महिलाओं ने भी उनको सरदार यानी कि लीडर का नाम दिया जी। और वहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार के नाम से जाने हम उनको जानते हैं। मैं ये कहूँगी आयरन मैन ऑफ इंडिया एक बारडोली सत्याग्रह से ही नहीं बल्कि उनके बहुत सारे कार्यों में रिफ्लेक्ट होता था। जी। जैसे हम में से काफ़ी लोग ये भी जानते होंगे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की जहाँ हम बात करें, अनटचेबिलिटी की बात करें या फिर महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करें, एम्पावरमेंट की बात करें, ऐसी सारे कार्यों में और अल्कोहल कंजप्शन को ख़त्म करवाने में, इन सारी चीज़ों में भी सरदार पटेल का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो वो जो एक दृढ़ निश्चय उनमें था जो हमें भी सीखने को मिलता है, वो लौह पुरुष कि कैसे अपने कर्तव्य में आपको वो दृढ़ निश्चयता लानी है। और लौह पुरुष का जो ये विजन है और जो नाम है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्रोफेसर सुरभि पांडे, सरदार पटेल के व्यक्तित्व से आधुनिक समय में हम क्या सीख ले सकते हैं? जब मैं आधुनिक समय की बात करती हूँ तो, और मैं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान से आ रही हूँ, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आज जो हम ये ऑल इंडिया सर्विसेज देखते हैं, जी, है ना, हम भारत की ये जो प्रशासनिक सेवा की बात करते हैं उसमें सरदार पटेल जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज इज़ बिकॉज ऑफ सरदार पटेल जी। जी हाँ। तो ये सिविल सर्विसेज में भी, सिविल सर्विसेज को उन्होंने कहा स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया इसलिए है कि एक तरफ एकीकरण इस भारत का हो रहा था और इन सारे राज्यों में एकीकरण ना कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर में बट यूनिफाइड तरीके से जो हम कार्य करेंगे, हमारी जो प्रशासनिक सेवाएं हैं जो ये काम करेंगी, उसमें भी ये एकीकरण दिखना चाहिए। तो ये जो मॉडर्न इंडिया में हम देखते हैं सर्विसेज के तहत, तो आई थिंक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें सरदार पटेल ने दी हैं। एकजुटता का ये भाव हम सभी में दिखना चाहिए। बिल्कुल। और जय सर, आपसे भी एक सवाल पूछना चाहते हैं कि वैसे तो सरदार पटेल की बहुत सी उपलब्धियां हैं, लेकिन एक जो सबसे खास, सबसे प्रमुख और सबसे चर्चित है वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन, कई रियासतों को भारत संघ में शामिल करना। हमें जल्दी से इसके बारे में और जानकारी दीजिए। जी, जैसे मैं बता रहा था और जल्दी से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके पास एक अपना व्यक्तित्व था, दूरदर्शिता तो थी ही, निर्णय शक्ति बहुत स्पष्ट थी। तो उनकी क्लैरिटी की वजह से काफी सारे जो राजा महाराजा नवाब जो थे उनके साथ जुड़ते गए। उन्होंने सबको कहा कि भाई देखिए, भविष्य अब लोकशाही का है, डेमोक्रेसी का है। उन्होंने पत्र व्यवहार भी किया, खुद मिलने के लिए भी जाते थे, किसी का संबंध किसके साथ है वो भी परख करते थे और उनसे बात करवाते थे। तो उन्होंने ये पूरी अपने तरीके से ऐसे हैंडल किया इस चीजों को कि महाराजाओं को, राजाओं को, नवाबों को उनके ऊपर भरोसा रखा। उन्होंने कहा कि भी देखिए, गांधी जी की वजह से जन आंदोलन जो चला सत्याग्रह का, ये पूरी पीढ़ी एक जो आई, वो पीढ़ी अब लोकशाही में भरोसा करती है। वो आपको मान देगी तभी देगी जब आप लोकशाही के साथ जुड़ेंगे। और सब लोग जुड़ते गए। और जैसे माउंटबेटन जो भारत में उस वक्त अंग्रेजों के प्रतिनिधि के तौर पे थे, उन्होंने सरदार के बारे में कहा कि ये तो ऐसा काम था कि भी एक पूरे पेड़ के सेब थे, वो जैसे चुटकी बजाते पूरे सेब जो है एक टोकरी में सरदार ने डाल दिए। तो विश्व के इतिहास में ऐसा उदाहरण कहीं पे और नहीं है। बिल्कुल सर। और जी सर, बहुत ही अहम जानकारियाँ आपने हमारे साथ साझा की है, बहुत बहुत शुक्रिया। और चर्चा में स्टूडियो में हमारे साथ ही प्रोफेसर सुरभि पांडे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े थे श्री जय वसावड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए।